स्वागत करते हैं ईवीएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। और जो हमारे चल रहा था सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें, पेपर सेकंड की बात करें, यूनिट नंबर 2। आज हम जो पढ़ने वाले हैं पढ़ेंगे जो प्रतिबिंबों का है वियोजन। हम प्रतिबिंबों का वियोजन किस प्रकार से करते हैं, उनकी किस प्रकार से विधियाँ होती हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, तो सामान्य अगर आप ध्रुवण गुणक यौगिक को बात करेंगे ना, वो होते हैं रासायनिक मिश्रण के रूप में। किसके रूप में होंगे? रासायनिक मिश्रण के रूप में होते हैं। और आपको पता होगा उनके भौतिक व रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। अब क्या होता है कि जब भौतिक व रासायनिक गुण को समान है तो हम सामान्य विधि जैसे आश्वासन की जो प्रभाजी विधि है, आश्वासन क्रिस्टलीकरण विधि, उनके द्वारा उनको आप पृथक नहीं कर सकते। तो उनके लिए कुछ मेथड आते हैं, कुछ विधियाँ आती है जिससे आप इनके डी व एल रूप को क्या कर सकते हो? अलग कर सकते हो। उन्हीं विधियों की हम बात करेंगे और यही विधियों से पृथक करना ही क्या कहलाता है? हमारे पास प्रतिबिंबों का वियोजन कहलाता है। एक बार देख लीजिए, मैंने क्या कहा, जो सामान्य रूप से जो ध्रुवण गुणक यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं? रासायनिक मिश्रण। ठीक है, सारे क्या होते हैं? रासायनिक मिश्रण होते हैं। उनके क्या होते हैं? रासायनिक व भौतिक गुण समान, जिससे आप उनको सामान्य विधि से अलग नहीं कर सकते हो। पृथक नहीं कर सकते हो, कुछ विशिष्ट विधि से पृथक करोगे। कुछ विशिष्ट विधि से इनका पृथक्करण करेंगे, जिससे क्या होंगे? डी व एल में पृथक। इसी क्या होंगे? ये डी व एल में पृथक होंगे और यही पृथक्करण क्या कहलाता है? हमारे पास वियोजन कहलाता है प्रतिबिंबों का। यही हमारे पास क्या कहलाता है? वियोजन कहलाता है। अगर इन विधियों की बात करो, कौन कौन सी विधि होगी? जैसे आश्वासन, प्रभाज, आश्वासन, क्रिस्टली, इन विधियों से आप अलग नहीं कर सकते। तो विधियां कौन से प्रयोग होती है? विधियां होती है जैसे यांत्रिक पृथक्करण। कौन सी विधि प्रयोग होगी? यांत्रिक पृथक्करण की बात करेंगे। सर्वप्रथम इसको विधि को किसने दिया था? लुईस पाश्चर 1848 के अंदर दिया था। पाश्चर ने इसको 1848 के अंदर दिया था। ये विधि होती क्या है? आपको पता होगा जो हमारे पास जो भी गुणक दोनों यौगिक है उनके क्या होता है? रासायनिक भौतिक गुण तो समान होते हैं, परंतु वो एक दूसरे पर दर्पण प्रतिबिंब होंगे, परंतु क्या होता है? उनके आकार समान नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? आकार समान नहीं होते हैं। उनके आकारों के आधार पर उनको पृथक्करण करना ही क्या होता है? यांत्रिक पृथक्करण। ये जो विधि थी ना, विधि क्या थी? इसके अंदर हम क्या लेते? सूक्ष्मदर्शी लेते थे। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उन यौगिकों को देखते थे, फिर चिमटे का प्रयोग कर कर उनको अलग अलग डी वैल के अंदर पृथक करते थे। ये बहुत समय लेने वाली विधि थी। इस विधि के अंतर्गत हमें बहुत समय देना पड़ता था और ये बहुत उबाऊ विधि थी। मतलब इस विधि को आप करते करते क्या होता? थक जाते थे, उब जाते थे एक ही काम करते करते। तो इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया और आजकल यह विधि प्रचलन के अंदर नहीं है। इस विधि के अंदर क्या होता है? इस विधि के अंदर होता है यांत्रिक पृथक्करण होगा। किस किस का प्रयोग करेंगे? सूक्ष्मदर्शी वे चिमटे का प्रयोग करके। ठीक है, और ये विधि क्या है? बहुत उबाऊ विधि है। ठीक है, क्या है? उबाऊ विधि है ये। और आज के लिए प्रचलन में नहीं है, प्रचलन में नहीं है। बस इतना ही है इसका।
वैज्ञानिक हमने लिख दिया है लुईस पैस्कल। अब देखिए दूसरी विधि के प्रयोग बात करते हैं। जैव रसायन विधि का प्रयोग करते हैं। जैव रसायन विधि क्या होती है? जैव रसायन विधि के अंदर क्या होता है कि हम लेते हैं जीवाणु कवक इष्ट लेंगे। क्या लेंगे? जीवाणु कवक इष्ट लेते हैं, उनको जैव जो रासायनिक मिश्रण है ना उनके अंतर्गत डाल देते हैं। वो क्या करते हैं, ये जीवाणु जो कवक या इष्ट होते हैं उनमें से एक को DL रूप को खा लेते हैं, जो शेष बचता है उसको हम पृथक्करण कर लेते हैं। ये विधि क्या होती है? जैव रसायन विधि होती है। इस विधि का सबसे अच्छा हम उदाहरण देखिए, तुम्हारे पास आता है पहले ही अमोनिया टार्ट्रेट आता है। क्या आता है? अमोनिया टार्ट्रेट आता है। इसके अंतर्गत क्या लेते हैं हम? पेनिसिलियम ग्लूकोम क्या लेते हैं? एक कवक लेते हैं। ठीक है, जब हम पेनिसिलियम ग्लूकोम नाम कवक लेंगे, वो अमोनिया टार्ट्रेट के अंदर डालते हैं तो क्या करता है? L टार्ट्रेट अम्ल को तो नष्ट कर देगा तथा शेष क्या बचेगा? D टार्ट्रेट अम्ल बचता है। ठीक है, इस विधि को लिख लेते हैं। इस विधि के अंतर्गत क्या करते हैं हम? इस विधि के अंतर्गत हम क्या है? रासायनिक मिश्रण में क्या करते हैं? रासायनिक मिश्रण में हम कवक, जीवाणु, इष्ट का प्रयोग करते हैं। वो क्या करते हैं? एक ग्रुप को नष्ट कर देते हैं। बस इतनी विधि है। ठीक है, एक शेष बच जाएगा, उसको पृथक्करण कर लेंगे। इसके अंदर हमारा पहला उदाहरण क्या था? अमोनिया टार्ट्रेट था, जिसके अंदर मैंने क्या कहा कि जो अमोनिया टार्ट्रेट है ना, इसके अंदर क्या है? जो पेनिसिलियम ग्लूकोम कवक है वो क्या करता है? D रूप को तो नष्ट कर देता है। किसको कर देगा? D रूप को तो क्या कर देगा? नष्ट कर देता है। ठीक है, उसके अंदर क्या आता है? L रूप शेष रहता है। क्या रहेगा? L रूप इसके अंतर्गत शेष रहता है। ठीक है, अब इसकी कुछ कमियां हैं। जो हम जैव रसायन विधि की बात करते हैं इसके अंदर तो यह कुछ कमियां हैं। पहला यह कमी है कि इसके अंतर्गत हमें उचित बैक्टीरिया जीवाणु का चयन करना बहुत कठिन कार्य है। दूसरी, जो आप कवक जीवाणु बैक्टीरिया की बात करेंगे ना, उसके लिए हमें तनु विलयन चाहिए। तनु विलयन के अंदर ये पनपता है, तो उसका भी चयन करना होता है। उसके लिए बहुत समय लगता है इसके अंतर्गत। तो हमें आपको पता हो या तो D रूप खा लेगा, ये क्या कर लेता है? L रूप। इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं D रूप खा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर समझेंगे L रूप को भी खा लेता है, जिससे क्या होगा? एक रूप तो नष्ट हो ही जाता है और ये विधि क्या पड़ती है? हमें महंगी पड़ती है। इसकी कमी को बात कर लेते हैं। कमियां देख लीजिए। पहला क्या है? उचित बैक्टीरिया चयन में समस्या। ठीक है, दूसरा लिख लीजिए। दूसरी कमी इसके अंतर्गत है तनु विलयन में यह पनपते हैं, जिसमें अधिक समय लगता है। यह एक ग्रुप को नष्ट कर देते हैं, जिससे यह विधि महंगी होती है। ठीक है, परंतु आजकल भी क्या इस विधि का प्रचलन आपको देखने को मिल जाता है। जब हम अमीनो अम्ल की बात करते हैं, किसकी बात करोगे आप? जब अमीनो अम्ल की हम इसके अंदर बात करते हैं, देखिए जब हम अमीनो अम्ल की बात करोगे ना, एक इष्ट होता है इसके अंदर। इष्ट कौन सा? एमाइलाइज। ठीक है, इष्ट का प्रयोग करेंगे। इष्ट का जब आप प्रयोग करते हैं ना अमीनो अम्ल के अंदर, पहले अमीनो अम्ल का होता है क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण होता है।
का एस्टिलीकरण होता है। ठीक है, देखते हैं किस प्रकार से होगा। ये देखिए, पहले इसका हम एस्टिलीकरण कर लेते हैं। ROCOH यहाँ पर बचता है, यहाँ पर HCl निकल जाता है तो यहाँ पर बचता है NHCOCH3। इसका क्या हुआ अभी तक एस्टिलीकरण। ठीक है, अब जब एस्टिलीकरण हो जाता है ना, अब हमारे पास एक आता है एंजाइम एमाइलेज। अब क्या करता है ये एमाइलेज, क्या करता है जल अपघटन करेगा। ये एमाइलेज क्या करता है जल अपघटन। एमाइलेज क्या करेगा जल अपघटन, जल अपघटन करता है। जब ये जल अपघटन कर देगा ना, तो एल रूप का तो वैसे हमें उसका जल अपघटन कर देगा, हमें प्राप्त हो जाएगा वो रूप, एल रूप प्राप्त हो जाएगा हमें। एल एमिनोमिल तो हमें प्राप्त हो जाएगा, परंतु जब हम बात करेंगे ना डी रूप की, डी रूप में क्या होता है अप्रभावित। अप्रभावित होगा, डी रूप में क्या होता है अप्रभावित। तो ये वापस ऐसे कैसे आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास कौन सा डी रूप। इस डी रूप का क्या करते हैं हम सामान्य जल अपघटन कराते हैं। क्या कराएंगे हम सामान्य जल अपघटन। जब आप सामान्य जल अपघटन कराते हैं ना, तब हमें क्या प्राप्त होता है RHCOHNH2। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा रूप प्राप्त हुआ है इसका डी रूप प्राप्त हुआ है। और जो इसका जो एल रूप है, जब आप इसके एल रूप की बात करेंगे, वो हमारे पास क्या होता है पहले प्राप्त हो जाता है। किसके द्वारा, जो एंजाइम की बात करोगे एमाइलेज, उसमें पहले ही हमें प्राप्त हो जाता है इसका एल रूप। तो इसके अंदर अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है, जब आप एमिनो अम्ल में एंजाइम या गैस ईस्ट के द्वारा आप उसको पृथक्करण करोगे जैव रसायन विधि द्वारा, पहले कौन सा रूप बनने वाला है, पहला बनेगा उसका एल रूप बनता है, उसके बाद में क्या बनता है उसका डी रूप बनता है। जल अपघटन भी यहाँ पर दो प्रकार से होता है, एक तो एंजाइम करेगा जल अपघटन जिसमें हमें एल रूप प्राप्त होता है, फिर इसका सामान्य जब जल अपघटन करते हैं ना, फिर हमें डी रूप प्राप्त होता है। एक बार इसको पुनः देख लेते हैं। मैंने कहा जो सामान्य ध्रुवण यौगिक होते हैं वो होते हैं रासायनिक मिश्रण के रूप में, वो उनके रासायनिक भौतिक गुण समान होते हैं। सामान्य विधि जैसे आसवन प्रभाजन या आसवन क्रिस्टलन के द्वारा आप इसको पृथक्करण नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कुछ विशिष्ट विधियां प्रयोग लाई जाती है जिसके द्वारा पृथक करते हैं डी व एल रूप में, जिसे आप क्या कहते हैं उन्हें प्रतिबिंब का वियोजन कहते हैं। पहले इसके अंदर विधि क्या आती है यहाँ पर यांत्रिक पृथक्करण। यांत्रिक पृथक्करण सबसे उबाऊ विधि, सबसे समय व्यतीत करने वाली विधि है। इसको पाश्चात्य ने 1848 के अंतर्गत दिया। इस विधि के अंदर क्या होता है सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम देखकर चिमटे का प्रयोग करके डी व एल रूप को अलग करते हैं। दूसरी आती है जैव रसायन विधि का बात करेंगे। जैव रसायन विधि को भी 1858 के अंदर पाश्चात्य ने ही दिया था। इस विधि के अंतर्गत क्या करते हैं जो रासायनिक मिश्रण है उसके अंदर ईस्ट जीवाणु को डाल देते हैं, वो उनमें से एक रूप को क्या करते हैं खा लेते हैं और शेष जो रूप बचता है उसको अलग कर लेते हैं। इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था अमोनिया टार्टरेट पर किया गया था। इसके अंदर क्या था पेनिसिलियम जो कवक था ग्लाइकोम वो डाला गया। वो क्या कर रहा था, वो कर रहा था एक डी रूप को खा लिया, उसने नष्ट कर लिया, जबकि एल रूप हमारे पास बचता है। कमियों की बात करो सबसे बड़ी कमी ये है कि उचित बैक्टीरिया चयन करना कठिन होता है। आपने चयन कर भी लिया तो फिर इसके अंदर तनु विलयन के अंदर ही पनपता है, पनपने का समय बहुत अधिक लगेगा। सब कुछ काम करने के बाद भी क्या होता है कि एक रूप को खा लेता है, एक ही रूप शेष बचता है। जब एक रूप शेष बचता है तो यह हमारे लिए सबसे महंगी विधि साबित होती है। फिर हम आगे और बात करें जो वर्तमान में इसका प्रयोग चल रहा है एमिनो अम्ल के पृथक्करण में। एमिनो अम्ल पृथक्करण के लिए हम ईस्ट का प्रयोग करते हैं। ईस्ट का जब प्रयोग करते हैं तो क्या होता है कि पहले एस्टिलीकरण होता है। एस्टिलीकरण होने के बाद में इसके अंदर एंजाइम उत्पन्न होता है एमिलेज,
वो क्या करता है, एल रूप का जल अपघटन कर लेगा, एल रूप का क्या करते हैं, जल अपघटन, और हमें एल एमिनो अम्ल प्राप्त होते हैं। परंतु डी पर अप्रभावित रहेंगे वो, डी का फिर हम सामान्य जल अपघटन करते हैं और फिर हम डी रूप प्राप्त करते हैं। तो एक बार इतना आप नोट डाउन कीजिए, फिर इस आगे की वीडियो के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए जो हमारी जो तीसरी विधि है वो हमारे पास है रासायनिक विधि। रासायनिक विधि का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जहाँ ध्रुवण गुणन क्या हो, या तो अम्ल हो या क्या हो, क्षार हो। अगर अम्ल हो गए तो उनको क्षारों के साथ अभिक्रिया करवाएंगे और क्षार होंगे तो अम्लों के साथ अभिक्रिया करवाने के बाद हमें विवरम समावयव मिलेंगे, समावयव के लवण मिलेंगे। उन लवणों को क्या करेंगे हम प्रभाजी या जो आश्वासन प्रभाजी विधि है उसके द्वारा पृथक कर कर उनको डी व एल रूपों में हम अलग अलग प्राप्त कर लेते हैं। इस विधि कहाँ प्रयोग किया जाता है, वहाँ प्रयोग किया जाएगा जहाँ ध्रुवण गुणक या तो क्या हो, अम्ल हो या क्या हो, क्षार। ठीक है, फिर उनकी क्रिया करवाई जाती है। क्रिया किससे करवाएगी, अगर अम्ल होगा तो क्षार के साथ अभिक्रिया करवाओगे, और जो क्षार होगा या तो किसके साथ कराओगे, अम्लों के साथ अभिक्रिया। फिर हमें क्या मिलता है, विवरम समावयव। लवण, उस लवण को हम क्या कर देंगे, आसवन प्रभाजी द्वारा इसको पृथक्करण, पृथक्करण के बाद इनका जल अपघटन होता है। ठीक है, पृथक्करण कर देंगे, पृथक्करण के बाद हमें क्या प्राप्त होंगे, डी व एल रूप। क्या प्राप्त होते हैं, इसके बाद हमें डी व एल रूप प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब हम जो बात करते हैं ना, लवण बनते हैं। जब हम विवरण समावयव की बात करें, लवण बन रहे हैं ना, ये लवण बनने के कारण क्या होता है, प्रत्येक जो अवस्थाएं होती है हमें शुद्ध अवस्था प्राप्त होती है। जब आप लवणों की बात करोगे ना, किसकी बात करोगे, लवणों की, जब विवरण समावयव लवण बनते हैं ना, लवणों में प्रत्येक अवस्था क्या होगी, शुद्ध अवस्था। प्रत्येक अवस्था क्या होगी, शुद्ध अवस्था। प्रत्येक अवस्था शुद्ध होगी। ठीक है, प्रत्येक अवस्था की शुद्ध होगी, जिसके कारण क्या होगा कि उसको हम इस विधि को क्या बोलेंगे, जब जहाँ लवण बनते हैं, विवरण समावयव के लवण बनते हैं, उस विधि को बोलते हैं लवण निर्माण की विधि। अगर जो हमारे पास ध्रुवण गुणक है, अगर अम्ल है तो हम क्षारों का प्रयोग करेंगे। किन क्षारों का, मार्फिन का, क्विनोन का या स्ट्रिक्नीन का प्रयोग करेंगे लवण बनाने के लिए। अम्ल जो ध्रुवण गुणक जो अम्ल है ना उनको, अगर ध्रुवण गुणक क्षार है तो हम किन अम्लों का प्रयोग करेंगे, टार्ट्रिक अम्लों का, कैम्फर सल्फोनिक का प्रयोग कर उनको हम लवण बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए होता किस प्रकार से देखते हैं। जैसे मैंने एक ले लिया है, ध्रुवण गुणक ले लिया, ठीक है, ध्रुवण गुणक ले लिया, जो जिसके अंदर क्या है, एक डी बी अम्ल है और एल बी क्या है, अम्ल है। ठीक है, अब मैं उसकी रिएक्शन किसके साथ करवाता हूँ, एक बार तो कराएंगे डी क्षारक के साथ, और एक बार इसकी रिएक्शन किसके साथ कराऊंगा, एल क्षार के साथ। ये हमें आपको पता है, जो ध्रुवण गुणक होता है आपको पता है किस रूप में होता है, रासायनिक मिश्रण के रूप में। तो हमारे पास ये रासायनिक मिश्रण है। ठीक है, तो कैसे कैसे बनेगा उसकी बात कर लेते हैं। एक बार तो हमारे पास बनेगा डी अम्ल क्षारक। ठीक है, डी अम्ल क्षारक, डी अम्ल और डी से लिख लेते हैं, डी अम्ल क्षारक वे डी क्षारक। एक तो में ये मिल जाएगी कंडीशन। दूसरी कंडीशन की आप बात करोगे, लेकिन यहाँ पर कर लेते हैं। जब दूसरी कंडीशन की आप बात करें तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है डी अम्ल एल अम्ल मिलेगा
और प्लस डी क्षारक मिल जाता है। ये इसकी दूसरी अवस्था प्राप्त हो जाएगी। तीसरे की अवस्था की बात करूँ, इसको आगे कर लेते थोड़ा। तो इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, डी अम्ल तथा हमें और क्या मिल जाता है, एल क्षारक। ये हमारे पास तीसरी संरचना। और आगे हमें क्या मिल जाता है, इसके अंदर तक बात करोगे हमें मिल जाता है एल अम्ल और एल ही क्या मिल जाता है, क्षारक। क्षारक मिल जाता है, जिसकी अवस्था में कौन सी प्राप्त है, 4। ठीक है, इनमें से एक भी अवस्था ले लेते हैं, लवण एक ले लेते हैं, सभी लवण बन रहे हैं। लवणों की यहाँ पर 4 अवस्थाएं मिल रही, 1 2 3 और 4। इनमें से एक लवण ले लेते हैं, जैसे लवण नंबर हमने 1 ले लिया मैंने। ठीक है, उसका मुझे कराना है जल अपघटन। H3O+ करवा दोगे ना, या तो मुझे डी या एल रूप प्राप्त हो जाए, या तो मुझे डी रूप प्राप्त हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एल रूप प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, या मुझे क्या होगा, डी रूप प्राप्त हो जाएगा, ये क्या प्राप्त हो जाएगा, मुझे एल रूप प्राप्त हो जाता है। ठीक है, या तो मुझे डी रूप प्राप्त हो जाएगा या मुझे क्या होता है, एल रूप प्राप्त हो जाता है। अब इसी के अंतर्गत हम थोड़ा और बात करें ना, जैसे एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, उनको भी पृथक्करण वियोजित करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार से करते हैं, देखिए जब हम एल्कोहल की बात करोगे ना, इसके अंदर लेते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। क्या लेंगे, थैलिक एनहाइड्राइड लेंगे, फिर ये रिएक्शन करता है, फिर क्या बनाता है, थैलिक एस्ट्रो का निर्माण करता है। किस प्रकार से देखते हैं, किसका नाम आ गया, थैलिक एस्ट्रो का। इस थैलिक एस्ट्रो का आप क्या करते हो, जल अपघटन, इस प्रकार से। तो हमें क्या मिलता है, ठीक है, या तो हमें डी या हमें एल रूप प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, हमें डी एल रूप प्राप्त हो जाएगा, किसका, एल्कोहलों का। जब मैं या तो कीटोन ले लेता हूँ इधर, या मैं ले लेता हूँ एल्डिहाइड, दोनों की अगर बात करोगे उनकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगी। हाइड्रोजन की रिएक्शन किस प्रकार से देखते हैं, H2O निकल जाएगा, सिर्फ NH बचेगा, तो NH2। फिर इसका भी हमें करना है जल अपघटन। अब देखिए दोनों जो विधि है ना, जल अपघटन कर थैलिक एस्टर के समय भी और इसके समय भी, हम पहले क्या करते हैं, उसको प्रभाजी जो आश्वासन विधि के द्वारा उसको पहले पृथक करेंगे। पृथक करने के बाद में हमें इसका क्या करना है, जल अपघटन करना है। ठीक है, ये वाला ये हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। ये जो कार्बोनिल समूह है, या तो हमें डी मिल जाता है या क्या मिल जाता है, एल कार्बोनिल समूह प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब इसको वापस चर्चा कर लेते हैं। मैंने कहा जो रासायनिक विधि है ना, रासायनिक विधि के अंतर्गत इस विधि का में उन ध्रुवण गुणक यौगिकों को या उन रासायनिक मिश्रण जो क्या अम्ल या क्षार होते हैं, उनमें इस विधि का प्रयोग करते हैं। हम या तो अम्लों के साथ अभिक्रिया करेंगे, अगर ध्रुवण गुणक अम्ल है तो क्षारों के साथ, अगर ध्रुवण गुणक क्षार है तो अम्लों के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। और करवाने के बाद में क्या होगा, हमें विवृत समायोग का लवण मिलेगा। उस लवणों को हम क्या कर देते हैं, पृथक कर देते हैं आश्वासन प्रभाजन विधि द्वारा, प्रभाजी विधि द्वारा। और पृथक करने के बाद उसका जल अपघटन करवा देंगे। जल अपघटन करवाने के बाद हमें डी वैल्यू रूप प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, इसी के अंतर्गत हम जो पढ़ने वाले हैं, पढ़ेंगे लवण निर्माण विधि। देखिए जब हम अभिक्रिया करते हैं, इस प्रकार लवणों का जब निर्माण करते हैं ना, तो हमें प्रत्येक अवस्था में शुद्ध अवस्था में लवण मिलते हैं, जिसको आगे हम पृथक्करण कर सकते हैं। इसी विधि जो लवण निर्माण विधि है ना, उसको लवण बन रहा है ना, इसी को बोलते हैं लवण निर्माण की विधि। अगर ध्रुवण गुणक यौगिक क्षार है तो हम किन अम्लों का प्रयोग करेंगे,
टार्टरिक अम्लों का, कैम्फर सल्फोनी का प्रयोग करेंगे। अगर दोनों गुणों की क्षार हैं, अम्ल है, तो मार्फिन, कीनोन, स्ट्रिक्नीन का क्या क्षारों का प्रयोग कर लवण निर्माण की विधि का द्वारा हम लवणों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से देखिए हमने, जैसे हमने एक माना था दोनों गुणों की रासायनिक मिश्रण जो अम्ल था, ठीक है, फिर हमने डी क्षारक के साथ रिएक्शन करवाए, तो एक रूप में हमें डी अम्ल व डी क्षारक, और दूसरे के अंतर्गत पहला दूसरा में क्या मिलता है, एल अम्ल व डी क्षारक मिलता है। इसी प्रकार से अगर रासायनिक मिश्रण के अंतर्गत आप एल क्षार के साथ रिएक्शन करवाते हो, डी अम्ल एल क्षारक प्लस एल अम्ल व एल क्षारक प्राप्त होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, एल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन को भी पृथक कर सकते हैं, ठीक है। सेम विधि होने वाली है। पहले अगर हम ले एल्कोहल की बात करोगे, हम थैलिक अम्ल का, थैलिक एनाहाइड्राइड का प्रयोग करते हैं, वो थैलिक एस्ट्रो में परिवर्तन हो जाते हैं। थैलिक एस्ट्रो को हम आश्वासन प्रभाजी विधि द्वारा उनको पृथक्करण कर लेंगे, क्रिस्टलन द्वारा पृथक्करण कर लेंगे। पृथक्करण के बाद में उनका जल अपघटन करवाएंगे और हमें एल्कोहल के डी व एल ग्रुप प्राप्त होते हैं। सेम विधि हमारे पास कीटोन वे एल्डिहाइड मिलेंगे, परंतु इसके अंतर्गत हम क्या लेंगे, हाइड्रोजन लेंगे, जो हाइड्रोजोन का निर्माण करेंगे। फिर उन कार्बोनिल समूह के एल व डी रूपों को हम अलग अलग प्राप्त कर लेते हैं। तो एक बार इतना आप नोट डाउन कीजिए, फिर इसके अंतिम विधि में हम पढ़ते हैं। अब देखिए, जो हम अंतिम विधि की बात करने वाले हैं वो हमारे पास स्तंभ वर्ण लेखी विधि है। इस विधि के अंतर्गत क्या करते हैं, एक आप अधिशोषक लेंगे, उस अधिशोषक को हम क्या करते हैं, रासायनिक मिश्रण का विलयन डालते हैं। विलयन डालने के बाद में क्या होगा, एक जो रूप होगा, जो प्रतिबिंब रूप होता है, वो उसका तो क्या होगा, शीघ्रता से वो अधिशोषण हो जाएगा और एक शेष रह जाएगा, और उनको हम पृथक कर लेंगे। जब हम क्या करते हैं, एक जब अधिशोषक का जब अवशोषण हो रहा होता है ना, वो सतह पर ऊपर रह जाता है, जबकि जिसका अवशोषण नहीं होता वो नीचे की तरफ आता है। दोनों अलग अलग सतह बना लेते हैं। उन सतह को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफ कहते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उनका निश्चालक विधि द्वारा उसका पृथक्करण कर लेते हैं। निश्चालक क्या होते हैं, वह विलायक होंगे जिसके अंतर्गत रासायनिक मिश्रण जो डाला गया हो, ठीक है। इसको सर्वप्रथम किसने बताया था, हेंडरसन व रूले ने बताया था 1939 ईस्वी के अंतर्गत। उन्होंने सर्वप्रथम कैम्फर व्युत्पन्न को अलग करने के लिए इसका प्रयोग किया था, और अधिशोषक रूप में किसको काम में लिया था, डी लैक्टोज को लिया था। थोड़ा बहुत लिख लेते हैं इसके अंतर्गत। ये विधि के अंदर हम क्या लेते हैं, अधिशोषक लेंगे, ठीक है। अधिशोषक लेने के बाद में हम क्या करते हैं, उस पर रासायनिक मिश्रण डालते हैं, रासायनिक मिश्रण का विलयन डालते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो एक रूप, इसको हम बोलते हैं प्रतिबिंब रूप, क्या होता है, अवशोषण होता है उसका, अवशोषण होता है। अवशोषण होकर वो क्या रहता है, ऊपरी सतह पर, ऊपरी सतह एक सतह का निर्माण करता है, मैंने कह दिया ऊपरी सतह पर रह जाता है, जबकि जिसका अवशोषण नहीं होता है वो नीचे की तरफ आता है, वो भी क्या बनाता है, एक सतह का निर्माण कर लेगा। इन दोनों जो सतहों को बोलेंगे हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफ कहते हैं। इसको हम अलग कैसे करते हैं, इसको हम अलग करते हैं निश्चालक विधि के द्वारा। निश्चालक क्या होते हैं, निश्चालक होते हैं जिसमें रासायनिक मिश्रण को जिस विलायक में डाला गया हो, ठीक है। फिर इनको हम अलग अलग पृथक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, प्रतिबिंब का वियोजन की हमारी ये विधि थी, जिसके अंदर हमने 4 विधियों के बारे में चर्चा की थी।
आशा करते हैं आपको चारों विधि अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी मन के अंदर कोई डाउट्स रहता है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आने वाली क्लास के अंदर जरूर सोल्यूशन उसका दिया जाएगा। मिलते हैं आपको एक और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।